नंबर 10 जो क्लास वर्क मिला है आप लोगों को उसका सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप में शेयर हुआ होगा। ये स्टडी मटेरियल में भी जो अपलोडेड है आपके सेक्शन में वहां पे भी ये क्वेश्चन नंबर 10 ही होना चाहिए। क्वेश्चन है शिल्पा, मीना और नंदा तीन पार्टनर है और इन दोनों ने अपने फर्म को डिसॉल्व करने का सोचा है। 31 मार्च 2017 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 और बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। नीचे कह रहे हैं द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर ₹35,000। यानी जो स्टॉक है ना उसमें से 41,660 का स्टॉक शिल्पा ने 35,000 में ले लिया। एंड शी अग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन और उसने बैंक लोन डिस्चार्ज करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। रिमेनिंग स्टॉक को बेचा गया 14,000 में और रिमेनिंग डेटर्स एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 और 10,000 के डेटर से 8,000 रुपया रियलाइज हुआ है। लैंड को बेचा गया है 1,10,000 में। रिमेनिंग डेटर्स 50,000 ऑफ देयर बुक वैल्यू पर रियलाइज हुआ है। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200 है। देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वर्थ ₹6,000 व्हिच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। देखो इसमें कोई सा भी पॉइंट ना कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं है। हाँ नया है बहुत सारा पॉइंट, तो कॉन्सेप्ट उतना ही है जितना आप सीख चुके हैं। फिर भी आपको क्लास प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन दिया गया इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि अगर कोई नया लाइन किसी एसेट्स के रियलाइजेशन या लाइबिलिटीज के पेमेंट से रिलेटेड आ जाए तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर जो जर्नल एंट्री हमने कुछ कुछ डिस्कस किया है उसका भी यहाँ पे आज यूज है। तो अगर आपने अब तक का किया हुआ लेक्चर सारा अच्छे से करा है ना तो उसमें से लगभग पॉइंट्स आपका बन गया होगा ऑलमोस्ट। तो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 1 आपको पता है करना क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट। सही है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट के सारे टर्म को ट्रांसफर और क्लोज कर लेंगे। आवाज ठीक है? तो बैलेंस शीट के सारे टर्म को ट्रांसफर और क्लोज कर लेंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिल्पा के अकाउंट में 80,000, मीना के अकाउंट में 40,000 एंड उसके बाद लिखेंगे हम लोग बाई बैंक लोन रियलाइजेशन में लाइबिलिटीज को 20,000 रुपीज। क्रेडिटर्स भी जाएगा रियलाइजेशन में 37,000 रुपीज। पीबीडीडी को भी रियलाइजेशन में ही लिखेंगे 1,200 रुपीज। जनरल रिजर्व सरप्लस का पार्ट है, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में बांटा जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 12,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो बाई जनरल रिजर्व 6,000, 4,000, 2,000 आएगा। ये तो लाइबिलिटी साइड का सारा टर्म ट्रांसफर क्लोज हो गया। अब आते हैं एसेट साइड की तरफ। एसेट साइड में पहला टर्म है लैंड, तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड चला जाएगा टू लैंड 81,000, तो स्टॉक चला जाएगा 56,760। डेटर्स में जाएगा 18,600। नंदा का कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में चला जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में नंदा 23,000 एंड कैश का बैलेंस कैश में चला जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,840। ये आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाने के बाद करना क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के एसेट्स को कितने में बेचा गया है या किस किस एसेट को किस पार्टनर ने टेकअप किया है, लाइबिलिटीज का पेमेंट कैसे हुआ है, किसने किया है, उन सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा क्या, एसेट्स लाइबिलिटीज का क्या हुआ है यही इंफॉर्मेशन होना है और खर्च के बारे में। तो आपने पहले ही पॉइंट में पढ़ा कि 41,660 रुपए का स्टॉक का जो वैल्यू का जो स्टॉक है ना उसको किसने ले लिया है? शिल्पा ने। तो इसका एंट्री आप रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड करोगे बाई शिल्पास कैपिटल अकाउंट 35,000। शिल्पास कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे? 35,000, 35,000। और उसके अलावा आप देखेंगे कि शिल्पा ने यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था ना कि वो बैंक लोन पेड कर रही है। तो बैंक लोन का अमाउंट 20,000 है, तो 20,000 रुपये पेड करेगी। तो इसका एंट्री रियलाइजेशन के डेबिट साइड करोगे टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट 20,000। कौन सा अमाउंट है ये बैंक लोन का अमाउंट। तो ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग का एडजस्टमेंट।
first two line that the stock of the value of 41,660 are taken over by Silpa for 35,000, ये पॉइंट हो गया ट्रेड। और she agreed to discharge बैंक लोन, ये पॉइंट हो गया ट्रेड। आप चाहें तो इसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में उसी टाइम कर लेंगे, तो क्रॉस करेंगे एंट्री, तो रियलाइज पार्टनर्स कैपिटल में आप देख रहे होंगे कि क्रेडिट साइड लिखा हुआ है बाई रियलाइजेशन 20,000, किसमें? शिल्पा में। और डेबिट साइड जाएगा टू रियलाइजेशन 35,000, किसमें? शिल्पा में। ये वही दोनों ट्रांजैक्शन का एंट्री है जो आपको रियलाइजेशन में दिखा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा रिमेनिंग स्टॉक को बेचा गया 14,000, यानी जो बाकी जो भी स्टॉक बच गया था वो 14,000 में रियलाइज हुआ है। फिर कह रहा है डेटर्स जो 10,000 का है उससे 8,000 आया है। लैंड एंड बिल्डिंग को, लैंड को बेचा गया 1,10,000 में, और बाकी जो डेटर्स है ना उससे 50% ऑफ द बुक वैल्यू रियलाइज हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, वर्किंग नोट में आएंगे और जितना भी एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आ रहा है वो एक बार साइड में निकाल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे निकालेंगे। तो नोट नंबर 1 में जाएंगे, कैश ऑब्लिक बैंक का। तो यही कहा ना कि स्टॉक जो है, रिमेनिंग स्टॉक को कितने में बेचा था? 14,000। फिर यही कहा ना आगे में कि जो डेटर्स है 10,000 के डेटर से 8,000 रुपये आया है, सही है। तो 10,000 के डेटर से 8,000 आया, वो 8,000 पहले ले लिया। फिर कहा कि रिमेनिंग डेटर से बुक वैल्यू का 50% आया है। तो आप अगर डेटर्स का टोटल वैल्यू चेक करोगे तो 18,600 है। कितना है? 18 टोटल डेटर्स कितना है? 18,600। उस 18,600 में 10,000 का डेटर्स तो पैसा उससे 8,000 आ चुका, तो डेटर्स बचा कितने का? कितने बुक वैल्यू का डेटर्स बचा? 18,600 का जो डेटर है, इस 18,600 के डेटर में 10,000 के डेटर से 8,000 रुपये आ गया है। तो अब बचा कितना डेटर्स? 8,600 का डेटर्स बचा। इससे कितना आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इससे 50% आएगा। तो 8,600 का 50%, ये अमाउंट को जब जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 12,300। और उसके अलावा लैंड को बेचा गया 1,10,000 में, वो अमाउंट ले लो। ये सारे अमाउंट को जब आप ऐड अप करोगे तो 1,36,300 आता है, यानी बाकी बचे हुए सारे एसेट्स को बेच के 1,36,300 आया। तो बाई कैश नोट नंबर 1 1,36,300। उसके अलावा क्वेश्चन में खर्च के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन हुआ है 1,200। और एक इंफॉर्मेशन और है कि एक बुक में एक टाइपराइटर रिकॉर्डेड नहीं है और उस टाइपराइटर को किसने ले लिया है? क्रेडिटर्स ने ले लिया है। किस वैल्यू पे ले लिया है? 6,000 रुपए की वैल्यू पे ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, इनका एंट्री करेंगे। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश। पहले तो ये वाला जो अमाउंट यहाँ लिखा है ना रियलाइजेशन की, क्रेडिट साइड 1,36,300, इसको कैश में भी लिख लोगे टू रियलाइजेशन करके 1,36,300। अब लाइबिलिटीज के पेमेंट का एंट्री करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स 37,000 का है दिया हुआ ना, 37,000 में उसने 6,000 का क्या ले लिया? 37 में उसने 6,000 का क्या ले लिया? टाइपराइटर ले लिया ना। तो उसको आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 31,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके अलावा 1,200 का रियलाइजेशन का खर्चा है, तो 31,000 प्लस 1,200 इन टोटल 32,200 रुपया पेड करना पड़ेगा उसे। तो डेबिट साइड टू कैश नोट नंबर 2 32,200। और इसका एंट्री कैश अकाउंट में भी क्रेडिट साइड कर लीजिएगा बाय रियलाइजेशन 32,200। इसमें बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया होगा, और अगर आप में ज़्यादातर लोगों ने सही कर लिया तो होगा। बस यही तो एक क्रिटिकल पॉइंट था, समझना था। और याद रहे ये वही पॉइंट है जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक एसेट्स का टेक ओवर करना। तो बताया गया था कि एक्स्ट्रा अमाउंट अगर लाइबिलिटीज का निकलेगा तो उसको पेमेंट करने का एंट्री करना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगर मान लो फुल सेटलमेंट का केस होता तो कोई एंट्री पास नहीं करते। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, रियलाइजेशन को बैलेंस करेंगे। तो रियलाइजेशन को जब आप बैलेंस करोगे तो क्रेडिट टोटल आएगा 2,29,500, और जब आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आएगा 20,940 रुपये। 20,940 रुपये प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होना चाहिए। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैश देके प्रॉफिट इसको 3:2:1 में बांट देंगे तो 10,470, 6,980, 3,490। ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल में लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन डैश देके प्रॉफिट 10,470, 6,980 और 3,490। और यहाँ के बाद इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, देखना है। अब तो लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकल गया। अब जो भी पैसा पेड होना है वो पार्टनर को पेड होना है। तो पार्टनर के पेमेंट में सीक्वेंस में पहले लोन आता है। तो क्या पार्टनर्स का लोन है क्वेश्चन में? क्या पार्टनर्स का लोन है क्वेश्चन में? नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि अब फाइनली पेमेंट किसको होना है? पार्टनर्स को उसके कैपिटल का पेमेंट होना है। तो पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस कर देंगे। शिल्पा का क्रेडिट टोटल आ रहा है 1,16,470 और उससे 35,000 माइनस कर दो
तो आपको पता चल जाएगा शिल्पा को कितना मिलेगा। उस तरीके से मीना का आ रहा है 50,980, तो मीना को 50,980 मिलेगा। शिल्पा का बैलेंस करके आएगा 81,470 रुपीज़। और नंदा एक्चुअली में पैसा लेके आएगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई कैश ऑब्लिक बैंक 17,510 रुपये, यानी नंदा पैसा लेके आएगा, बाकी दो पार्टनर को पैसा पेड किया जाएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन याद रहे कि 12th में जो तुम लोग डिसोल्यूशन पढ़ रहे हो सिर्फ वही केस पढ़ रहे हो जहां पे सारे पार्टनर्स सॉल्वेंट है। सारे पार्टनर्स क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब कि जरूरत पड़ने पे पार्टनर्स कैश ला सकते हैं, अपनी लाइबिलिटीज का पैसा कैश में पे कर सकते हैं, उनके पास पेइंग कैपेसिटी अभी है। ये है सॉल्वेंट होने का मतलब। इनसॉल्वेंट हो जाता है तो फाइनल तो डिसोल्यूशन कैसे होता है वो आपको बीकॉम पार्ट 1 के सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, अभी नहीं। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लीजिए। ये जितना भी पेमेंट या रियलाइज या पेड हुआ है पार्टनर्स को उसको एंट्री कर लेंगे। तो देखेंगे डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में बाई शिल्पा कैपिटल 81,470 एंड बाई मीनास कैपिटल चला जाएगा 50,980 और डेबिट साइड चला जाएगा टू नंदास कैपिटल 17,510। दोनों साइड इक्वल आ जाना चाहिए। इज देयर एनीवन कंप्लीट करेक्ट हुआ है? एनीवन? 1 2 3 4 5। उम्मीद है समझ आया हो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस में कल आएगा, बाकी मंडे को हम लोग नए चैप्टर में इंटर कर जाएंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी डिस्कस होना है। ठीक है, मंडे से नया चैप्टर है आपका। इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर खत्म हो गया और ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन था एक क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से क्लास में। कोशिश कीजिएगा सब लोग टाइम पे आ जाइए ताकि 8:20 में सॉल्यूशन डिस्कस हो जाए। 8:20 8:25 तक हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, आपको मिलेगा 40 मिनट सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट सबके माइंड में होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो फर्स्ट जो लेक्चर्स हैं जितने भी, उम्मीद है आप सबने अच्छे से किया होगा। अगर किसी का छूटा उटा हुआ है तो लाइब्रेरी में जाइए, रिकॉर्डेड लेक्चर से कीजिए। कोई डाउट्स किसी को? एनीबडी? पहले अगर कार्बन का जो कहीं पे डाउट्स है किसी का? नेक्स्ट वीक कोई फेस्टिवल है क्या? नेक्स्ट वीक कोई फेस्टिवल है क्या? इरफान तुम्हारा यहाँ स्टार्ट से हुआ था ये टॉपिक स्टार्ट से हुआ है तुम्हारा, और फाइनल अकाउंट तक पूरा कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक स्टार्ट से नहीं किए हो? 7 लेक्चर है उसको कर लेना, 7 कॉन्सेप्ट लेक्चर है, 7 को अच्छे से कर लेना, 3 बार बनाना।
तस्मिया बहुत दिन से एब्सेंट है ना। दोनों गया तो क्या वो आ नहीं सकती क्या? सर्जरी होना है। और कौन एब्सेंट है? बॉयज में तो भारी तादाद में एब्सेंट है सब। अच्छा क्यों एब्सेंट है इतना लोग? कल बोला था कि क्लास प्रैक्टिस होगा इसीलिए। अजीब ही बैच है ये, सीखने का कोई शौक नहीं। तुम लोगों में माइक्रो इकोनॉमिक्स में और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा क्विज में? 21 21 तारीख को है। 11th का भी, चूंकि जो 11th और 12th है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो तरह का होना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके लिए होगा जो सीबीएसई के हैं, बाकी आप लोग तो माइक्रो हैं। तो आप लोगों का कॉम्पिटिशन टफ लोगों से, ये भी बता दे रहे। 21 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी। हाँ इंडियन भी एनसीईआरटी। क्विज के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर, फर्स्ट चैप्टर सिर्फ फर्स्ट। हाँ और ये पता होना चाहिए कि जो मॉड्यूल, जो भी टेस्ट का मॉड्यूल, मतलब क्विज का जो मॉड्यूल है वो ये है कि 3-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा। तो आप में से कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, अपना 3 लोगों का ग्रुप अपना चुन के सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है ना। डेट 21 है। और फॉर्मेट इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो ये कि ग्रुप में एक टीम लीडर डिसाइडेड होगा जिसको क्वेश्चन सबमिट करना होगा उस दिन। 3 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछेंगे, बट कम से कम 5 क्वेश्चन लिख के देना है ऑब्जेक्टिव टाइप का, या 1 लाइन क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एटलीस्ट 1 लाइन क्वेश्चन, इतना तक परमिटेड है। क्वेश्चन आपको उठाना है कहीं से भी, एनसीईआरटी के किसी एक लाइन से, किसी बॉक्स के पॉइंट से, कहीं से भी। अगर आपने क्वेश्चन ऐसा रिटेन किया है एनसीईआरटी का जिसका जवाब सामने वाला नहीं दे पाया, यू रिटेन द मार्क्स। ये क्विज का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जितनी भी टीम होगी उसमें से सिर्फ सेकंड ग्रुप स्टेज में जाने के लिए जो टॉप 5 टीम रहेंगी, डिपेंड करेगा 3 to 5, टॉप 3 to टॉप 5 टीम्स, डिपेंडिंग अपॉन कितना टीम पार्टिसिपेट कर रही है। तो मिनिमम 3 टीम और मैक्सिमम 5 टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे और कहीं से ही पूछेंगे, चैप्टर वही रहेगा, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो पार्ट होगा ना, उसमें जब क्वेश्चन हम पूछेंगे तो हर एक अगला क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चंस का जो मार्क्स आया होगा ना उससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन। मतलब अगर पिछले क्वेश्चन में हाईएस्ट मार्क्स किसी टीम ने अब तक ले रखा होगा 4 नंबर का, तो समझ जाओ अगला बार मिलेगा मौका 5 नंबर के क्वेश्चन को आंसर करने, यानी टिल द एंड यू गेट अ चांस टू विन। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा या करेंगे, करेगा तो तुम लोग से तो एक्सपेक्टेशन इतना डाउन कर दिए हो, बट 1-2 स्टूडेंट है शायद करें पीछे, वो ठीक है, मेहनत करेगा तो कर ही लेगा, तुम कर सकते हैं। और इन लोग में भी शायद किसी को बुरा भी तो नहीं ना लगता है, ये एक होता है ना कि बुरा लग गया तब पढ़ लें, बुरा भी नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं है, 11th का में एक एक्स्ट्रा गर्ल्स स्टूडेंट है, उसको दे देंगे आप लोग को, हो गया टीम। सीबीएसई में 2 ही लोग हैं और कोई नहीं है इस बैच से सीबीएसई। चलो तो तुमको एक 11th का स्टूडेंट इसका उस बैच से मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा है उसमें गर्ल्स स्टूडेंट। और बाकी इंडियन क्या कह रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स टीम बना लीजिए, देख लीजिए। इतना तो बता दिया, कंपटीशन टफ है, पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत मेहनत करके जाना है उस बैच में, ठीक है। तो लिस्ट आप लोग कल सबमिट कर दीजिएगा अपनी टीम्स का और टीम लीडर का, और टीम का नाम 1 वर्ड नेम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम नहीं चुनना है, ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 2। ये इसमें किसी का डाउट्स, एनीबॉडी, कोई डाउट्स नहीं है ना? एक और ऐसा ही प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा, तो आप याद रखो कि जर्नल एंट्री
जर्नल एंट्री और जितना क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट लेक्चर में, बस उतना ही आपका सफिशिएंट है, बाकी प्रैक्टिस है।